हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन दिस क्लास। मैं हूं श्वेतांकी और हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसकी पहली चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स। इस चैप्टर को मैंने इतने टॉपिक्स में डिवाइड किया है। लास्ट क्लास में हमने पहली टॉपिक हमारी इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड देयर प्रॉपर्टीज की बात की थी। इसमें सबसे पहले हमने जाना था कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इनकी बेसिक सी बातें की थी। उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये बच्चों, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज हमें जाना था। उसके बाद हमने कंडक्टर्स इंसुलेटर की कुछ डिफरेंसेस देखी थी, बेसिक वाली डिफरेंसेस। उसके बाद अर्थिंग ग्राउंडिंग के कॉन्सेप्ट को भी देखा था। और फाइनली हमने जाना था कि अगर हमें किसी बॉडी को चार्ज करना है तो व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ चार्जिंग एनी बॉडी। पहली टाइप क्या होती है चार्जिंग की, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, देन चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन। आज की क्लास की शुरुआत हम करने वाले हैं कुलम्ब्स लॉ से, ठीक है। कुलम्ब्स लॉ देखेंगे, उसके बाद हम ये जानेंगे कि अगर मल्टीपल चार्जेज हो तो मल्टीपल चार्जेज में आपस में हम कैसे किसी पॉइंट चार्ज पे फोर्स निकाल सकते हैं। उसके बाद अगर 3 पॉइंट चार्ज हमारी हो तो वो इक्विलिब्रियम में कैसे रह सकती है। तो शुरुआत करने वाले हम कुलम्ब्स लॉ से। लास्ट क्लास में हमें इतनी बात तो पता लग गई थी कि अगर 2 चार्ज हो तो 2 चार्ज में फोर्स लगता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा या फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, ये टोटली किस पे डिपेंड करता है कि वेदर द चार्जेज आर लाइक चार्जेज और अनलाइक चार्जेज। मतलब चार्ज की पोलैरिटी से हमें ये तो पता लग जाता है बच्चों की फोर्स का नेचर क्या होने वाला है। लेकिन अगर हमें फोर्स की मैग्नीट्यूड को पता करना हो तो उसके लिए ये लॉ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुलाम्ब नाम है साइंटिस्ट का जिन्होंने हमें ये लॉ दिया था, और इन्हीं के नाम से हमने यूनिट भी रखा है चार्ज का, है ना, कुलाम्ब। अच्छा, ये लॉ कहता क्या है, पहले ये जान लें हम। मान लो हमारे पास 2 चार्ज है, 2 पॉइंट चार्ज है, 2 पॉइंट चार्ज है हमारे पास, Q1 और Q2, ठीक है। और इनके बीच की सेपरेशन है सपोज R, ठीक है। तो इन चार्जेज पे जो फोर्स लग रही है, मान लो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि इनके बीच में क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा है। तो इस Q1 पे जो फोर्स लग रहा है वो इस तरफ लगेगा, है ना, रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। Q2 पे लगने वाला फोर्स कुछ इस तरीके का होगा, इस तरफ से। इस फोर्स को मैं बोल देती हूँ F12 और इस फोर्स को बोल देती हूँ F21, ठीक है। F12 का मतलब हो गया फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। मतलब जिस पे लग रहा होता है उसको हम पहले लिखते हैं, उसको पहले डिनोट करते हैं, और जिसके वजह से लग रहा है उसको बाद में लिखते हैं। इसको अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो बच्चों, मतलब एटलीस्ट ये कन्वेंशन हर जगह यूज होता है। पहली जो नंबर मैंने लिखी है ये क्या है, इट इज द फोर्स ऑन, ठीक है, ऑन Q1 एंड फोर्स ऑन Q1 बाई Q2। ऐसे ऑन बाई करके आप समझ सकते हो कि फोर्स ऑन Q1 बाई Q2 इज डिनोटेड एज F12। एनीवेज, तो ये जो फोर्स है, कुलम्ब्स लॉ कहता है कि ये जो फोर्स है जिसको मैं अभी F से डिनोट कर रही हूँ, इन जनरल F से डिनोट कर रही हूँ, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 चार्जेस Q1 into Q2 and it is inversely proportional to the square of the distance between them, ठीक है। अगर मैं इनको कंबाइन करूं तो कैन बी राइट दैट F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर्ड। हाँ, और अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाती हूँ तो क्या मैं लिख सकती हूँ, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ऐड कर सकती हूँ, तो F इक्वल्स क्या हो जाएगा, K इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो यही है हमारा कुलम्ब्स लॉ, ठीक है। तो फॉर्मूला अगर आपको याद है तो कुलम्ब्स लॉ आप लिख सकते हो, ठीक है। इस साल तो तुम्हें लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, बट स्टिल तुम्हें जानना चाहिए कि व्हाट इज द डेफिनेशन। तो मैं डेफिनेशन एक बार लिख देती हूँ जल्दी से। तो ये हमारी डेफिनेशन है। ये कहता है कि द फोर्स बिटवीन 2 स्टैटिक पॉइंट चार्ज। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि वी कैन नॉट सिंपली राइट की फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों ही बात इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ कुलम्ब्स लॉ, कि ये लॉ सिर्फ स्टैटिक और पॉइंट चार्ज पे ही एप्लीकेबल होती है। तो मैं लिमिटेशंस भी आपको लिखाऊंगी। फिलहाल इसकी डेफिनेशन देखो, बिल्कुल सटीक डेफिनेशन क्या है। द फोर्स बिटवीन 2 स्टैटिक पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसके बाद अब जो है वो क्या है, मैंने यहाँ पे मैथमेटिकल तुम्हें बता दिया है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 चार्जेस एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। अभी हमें तो फोर्स की बात हमने करनी है ना। फोर्स क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है,
है ना। अभी तुमने मैग्नीट्यूड की बात की, तो डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन क्या होगी इसकी, विल बी अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस, मतलब दो चार्ज है इनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, तो फोर्स की डायरेक्शन ऐसी ऐसी नहीं हो सकती, मतलब यहाँ पे मैं फोर्स की डायरेक्शन ना इधर उधर नहीं ले सकती, ऐसी नहीं फोर्स ले सकती, ऐसी फोर्स नहीं ले सकती, फोर्स हमेशा इस पे ही लाई करेगी, यानी फोर्स या तो ऐसी होगी या तो ऐसी होगी। अब कैसी होगी ये हमें कैसे पता लग जाता है, चार्ज को देख के, है ना। चार्ज अगर सेम चार्ज हो, मतलब अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव नेगेटिव चार्ज हो, लाइक चार्ज हो, तो ऑब्वियसली फोर्स लगेगी रिपल्सन वाली, और अगर अनलाइक चार्ज हो तो फोर्स लगेगी अट्रैक्शन वाली। बट लगे ये फोर्स कहाँ किस पे लाई करेगी, लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन टू चार्जेस पे लाई करेगी, ठीक है। तो ये हो गई हमारी प्रॉपर डेफिनेशन, ठीक है बच्चों। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लिखा है ना, ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के लिखा है ना, इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, और ये डिपेंड करती है मीडियम पे, ठीक है। लिख लो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, एंड इट डिपेंड्स ऑन द मीडियम इन विच चार्जेस आर केप्ट, ठीक है। ठीक है, अब देखो आपको याद होगा ग्रेविटेशनल फोर्स आपने पढ़ा था क्लास 11th में, उसमें जो हमारी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होती है कैपिटल जी, है ना, जी m1m2/r², याद है ना। तो वहां पे वो कैपिटल जी क्या थी, यूनिवर्सल कांस्टेंट थी, मतलब किसी भी मीडियम में तुम मास को रख दो ना, ग्रेविटेशनल फोर्स तब तक सेम रहेगा जब तक कि तुम्हारी मासेस सेम है और उनके बीच की सेपरेशन सेम है। बट यहाँ पे इवन अगर आप चार्ज को सेम रखते हो और उनके बीच की सेपरेशन को सेम रखते हो, अगर मीडियम को बदल देते हो ना, तो इनके बीच में लगने वाली फोर्स भी बदल जाएगी, बिकॉज के क्या है, के कहते कांस्टेंट है बट इट्स नॉट यूनिवर्सल कांस्टेंट, ये मीडियम पे डिपेंड करती है, ठीक है। अगर मैं के की बात करूँ, स्पेसिफिक अगर मीडियम की बात करूँ, तो सबसे जनरल मीडियम की हम बात करते हैं तो फ्री स्पेस की बात करते हैं। फ्री स्पेस कह सकते हो, या तुम कह सकते हो एयर कह सकते हो, या तुम वैक्यूम की बात कर सकते हो, ये सब एक दूसरे की जगह पे आप यूज कर सकते हो। मतलब फ्री स्पेस कहें हम, वैक्यूम कहें या एयर कहें, तो फॉर फ्री स्पेस ये जो k है ना, इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹9। यूनिट क्या हो जाएगी, देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर कूलम स्क्वायर होगी ना, यहाँ से चेक कर लो यूनिट, ठीक है। और k की वैल्यू SI यूनिट में अगर लिखते हैं ना, तो इसकी वैल्यू आप लिख सकते हो 1/4πε0। यहाँ पे ये जो एप्सिलॉन नॉट है ना बच्चों, इसे बोलते हैं परमिटिविटी, और इस पर्टिकुलर केस में हम इसे बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसे हम प्रोनाउंस कैसे करते हैं, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट, NOUGHT वाला नॉट, एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट क्या है, बता देती हूँ मैं आपको। एप्सिलॉन क्या होता है बच्चे, इसको क्या बोलते हैं, पहले लिख लो, परमिटिविटी, इसे हम क्या बोलते हैं, परमिटिविटी। राइट डाउन, वेयर, एक मिनट, where epsilon naught is the permittivity of free space, ठीक है। अब परमिटिविटी जो है ना, वो किसी भी मीडियम की वो प्रॉपर्टी होती है जो उस मीडियम के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करती है जी। इस बात को तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि यहाँ पे ना, अगर मैं फोर्स में k की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो आप देख सकते हो ना एप्सिलॉन कहाँ आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है, मतलब डिनोमिनेटर इस एप्सिलॉन की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, परमिटिविटी जितनी ज्यादा होगी, फोर्स उतना कम होगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे समझो कि परमिटिविटी इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ एनी मीडियम विच रेसिस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट मीडियम। और यहाँ पे तुम इलेक्ट्रिक फोर्स की बात समझ लो, इलेक्ट्रिक फील्ड हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। फिलहाल समझ लो कि फोर्स को ना कम करता है, जितनी ज्यादा परमिटिविटी की वैल्यू होती है उतनी ज्यादा फोर्स कम होती है, ठीक है। और कुछ मीडियम की बात कर ले। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड पे जाने से पहले हम देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पे पॉइंट चार्ज का मतलब क्या है। पॉइंट चार्ज का मतलब देख लेते हैं जल्दी से। देखो, पॉइंट चार्ज का मतलब ऐसा नहीं होता कि चार्ज बिल्कुल एक पॉइंट पे रखा हो, ठीक है। पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में की है,
इस सीरीज में नहीं की है, पहले वाले लेक्चर में बताया है पॉइंट चार्ज क्या होती है या पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होती है। इवन अगर कोई बॉडी है जिसकी डायमेंशन है, कोई बॉडी है जो कि बड़ी सी बॉडी है और उस पर चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है, उस बॉडी को भी हम एज अ पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं। वहाँ पे ये ज़रूरी है कि तुम्हारी जो दूसरी वाली चार्ज है वो उस बॉडी से काफ़ी दूरी पे हो, यानी इफ द सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस इज वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू द डायमेंशन ऑफ दैट बॉडी ऑन विच द चार्ज इज केप्ट, तो हम कह सकते हैं वो बॉडी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है और उसकी जो चार्ज होगी वो क्या होगी, पॉइंट चार्ज होगी। क्लियर है? समझ रहे हो? पॉइंट का मतलब पॉइंट नहीं होता, पॉइंट का मतलब ये एक रिलेटिव टर्म है बच्चों। टोटली डिपेंड करता है कि आपके चार्जेस के बीच की सेपरेशन कितनी हो। सेपरेशन बहुत ज़्यादा हो तो तुम एक बड़ी ऑब्जेक्ट को भी पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह समझ सकते हो। बेसिकली इससे कहने का मतलब ये है ना कि जो बॉडी तुम्हारी है ना, इसके अगर सेपरेशन बहुत ज़्यादा है ना, तो इसके सेंटर से डिस्टेंस लो, इसके इस एज से डिस्टेंस लो, इसके इस एज से डिस्टेंस लो, उस डिस्टेंस को लगभग हम सेम मान सकते हैं अगर सेपरेशन बहुत ज़्यादा हो तो। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं पॉइंट। अच्छा, वाई दिस डेफिनेशन इज सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये जो स्टैटिक या लिखा है ना मैंने, द फोर्स बिटवीन टू स्टैटिक पॉइंट चार्जेस, यहाँ पे चार्ज का स्टैटिक होना जरूरी है और चार्जेस का पॉइंट चार्ज होना जरूरी है, तभी आप कूलम्ब्स लॉ को अप्लाई कर सकते हो। तो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ दिस लॉ, जो कि हम अभी पढ़ेंगे, अभी देखेंगे, थोड़ी देर में देखने वाले हैं। ठीक है, चलो अब हम बात कर लेते हैं कि व्हाट इफ टू चार्जेज आर केप्ट इन एनी मीडियम। ठीक है, अगर मैं किसी मीडियम की बात करूं, फॉर एनी मीडियम, के की वैल्यू क्या लिखते हैं हम, 1/4πε। ठीक है, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट नहीं, नॉट हो तो समझ जाना फ्री स्पेस की बात कर रहे हो, एप्सिलॉन हो तो समझ जाना हम किसी उस मीडियम की परमिटिविटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, और उस मीडियम के लिए जो तुम फोर्स लिखोगे ना, क्या लिखोगे, फोर्स इक्वल्स 1/4πε Q1 Q2/r²। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने एप्सिलॉन नॉट लिखा है ना, एप्सिलॉन नॉट की भी वैल्यू होती है कुछ, लिख लो 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और यूनिट क्या हो जाएगी, बिल्कुल इसकी ऑपोजिट रेसिप्रोकल हो जाएगी ना, c² पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि आप इस फॉर्मूला में देख लो, k इक्वल्स 1/4πε नीचे है ना, तो इसकी यूनिट भी ऑपोजिट हो जाएगी। तो ये वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट की फ्री स्पेस में। मीडियम की मैं बात करी थी, मीडियम में एप्सिलॉन, अब हर मीडियम की एप्सिलॉन यानी परमिटिव की वैल्यू डिफरेंट होती है। और हमारे पास एक और नया टर्म होता है रिलेटिव परमिटिविटी, जस्ट लाइक रिलेटिव डेंसिटी। देखो, रिलेटिव डेंसिटी क्या होता था बच्चों की, दो मीडियम की दो सब्सटेंस की डेंसिटी की हम क्या लेते थे, रेशियो लेते थे। यानी किसी मीडियम, किसी सब्सटेंस की अगर हमको रिलेटिव डेंसिटी पता है ना, तो हम उसकी डेंसिटी पता कर सकते हैं। कैसे? बिकॉज रिलेटिव डेंसिटी होता है किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस की डेंसिटी के रेस्पेक्ट में डेंसिटी क्या है, बेसिकली द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ दैट मीडियम to the density of that जिस सब्सटेंस के रेस्पेक्ट में हम ले रहे हैं। बेसिकली हम वाटर की डेंसिटी लेते हैं, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। तो ये क्या होता है, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पे हमारे पास उसी के कॉन्टेक्स्ट में, उसी की तरह हमारे पास एक नई फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोलते हैं बच्चों, रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन r से। ठीक है, तो ये क्या होती है, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ स्पेस। ठीक है, ये कहलाती है हमारी रिलेटिव परमिटिविटी। अच्छा, यहाँ से इस जगह से अगर मैं लिखना चाहूँ कि किसी मीडियम में किसी फॉर एनी मीडियम या फॉर वैक्यूम, पहले लिख लो फॉर वैक्यूम या फ्री स्पेस, फॉर फ्री स्पेस, अगर मान लो फोर्स को मैं F0 से डिनोट कर रही हूँ, ठीक है, क्या लिखेंगे, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक है, और किसी मीडियम की मैं बात करूँ, फॉर मीडियम जिसकी सपोज रिलेटिव डेंसिटी एप्सिलॉन r है, तुम क्या लिखेंगे, F इक्वल्स 1/4π एप्सिलॉन। ठीक है, एप्सिलॉन की जगह पे यहाँ से क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं बच्चों, एप्सिलॉन इक्वल्स एप्सिलॉन r इंटू एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं ना, क्या लिखे, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r Q1 Q2/r², कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यहाँ पे ध्यान से देखो, तो क्या
तो क्या हम इस टर्म को ये जो है ना 1/4πε और Q1 आर स्क्वायर, क्या इसको हम F0 से सब्सटीट्यूट कर सकते हैं? क्योंकि देखो ऊपर वाली इक्वेशन बिल्कुल यही है, तो हम क्या लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में F इक्वल्स F0/ε r। देखो तो लिख सकते हैं क्या? और यहाँ से क्या हमको रिलेटिव परमिटिविटी की एक और डेफिनेशन, एक और फॉर्मूला आ गया। क्या एप्सिलॉन आर यहाँ से क्या एप्सिलॉन आर लिख सकते हैं F0/F लिख सकते हैं क्या बच्चों? तो रिलेटिव परमिटिविटी को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो इट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स इन फ्री स्पेस टू फोर्स इन मीडियम। तो याद रखना, परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी मीडियम की परमिटिविटी डिवाइडेड बाय वैक्यूम की परमिटिविटी, और क्या होती है वैक्यूम की फोर्स डिवाइडेड बाय मीडियम की फोर्स। तो इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। अच्छा, यहाँ से क्या हमें एक और बात समझ आती है, दैट F इक्वल्स F0/ε r, मतलब कि ये वो फैक्टर है जिससे तुम्हारी फोर्स रिड्यूस कर जाती है, ठीक है। यानी एप्सिलॉन r इज द फैक्टर बाय विच द फोर्स रिड्यूसेस। तो एप्सिलॉन r की तुम्हें कितनी सारी डेफिनेशन मैंने बता दी, एक तो रेशियो के टर्म में बता दिया, और दूसरी लिख लो कि एप्सिलॉन r, इस जगह से आप क्या लिख सकते हो, एप्सिलॉन r is the factor by which force reduces, ठीक है, फोर्स रिड्यूसेस। जैसे कि एक एग्जांपल ले लें, मान लो हमें पता है कि दो चार्ज हैं, ठीक है, सर्टेन सेपरेशन पे रखा है, और हमें पता है वैक्यूम में उन दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा है ना, वो सपोज 80 न्यूटन का लग रहा है, ठीक है। और हमें पता है, अब हमने क्या किया, उस दो चार्ज को उसी सेपरेशन पे दूसरे मीडियम में रख दिया, और हमें उस मीडियम की ना रिलेटिव परमिटिविटी पता है, हमें एप्सिलॉन r की वैल्यू पता है 4, ठीक है। और अब मैं तुमसे पूछूं कि बताओ उस मीडियम में, जिस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी तुम्हारी 4 है, उस मीडियम में उन दोनों के बीच में फोर्स क्या लग रहा होगा? तो आप क्या करोगे, 80/4 कर दोगे, तो क्या आ गया 20 न्यूटन। तो देखा आपने, तो कह सकते हैं ना कि एप्सिलॉन r इज द फैक्टर बाय विच द फोर्स रिड्यूसेस, ठीक है। अच्छा, क्या बताया एप्सिलॉन r क्या है, एक क्या बोलते हैं इसको, रिलेटिव परमिटिविटी। क्या नाम है इसकी, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। अच्छा, कुछ स्टैंडर्ड इसके जो वैल्यू है वो हम देख लें, स्टैंडर्ड वैल्यू देख लेते हैं। जैसे कि वैक्यूम के लिए बता सकते हो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन r, वैक्यूम के लिए क्या होगी बच्चों? फॉर वैक्यूम ऑब्वियसली 1 होगी ना। वैक्यूम के लिए लिखोगे तो एप्सिलॉन r की वैल्यू क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट, तो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी ना। और कंडक्टर के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। कंडक्टर के लिए हम एप्सिलॉन r की वैल्यू को इन्फिनिटी मान सकते हैं, ठीक है। तो एप्सिलॉन r की वैल्यू ना वेरी करती है 1 से इन्फिनिटी तक, मतलब 1 से इसकी वैल्यू कम नहीं होती। अगर 1 से कम हो जाती तो फिर फोर्स तो रिड्यूस कर जाता ना, समझ रहे हो। डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू है जो 1 से कम है, तो उसकी जो आफ्टर डिवीजन जो वैल्यू आती क्या होती है, F0 से कम आ जाती ना। तो इसलिए यहाँ पे हमेशा F क्या होगी, F0 से हमेशा कम होगी, हमेशा कम होगी। तो वैक्यूम में अगर एप्सिलॉन नॉट r की वैल्यू मिनिमम है, तो क्या कह सकते हैं कि फोर्स जो होगा वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होगा। वैक्यूम में हम कह सकते हैं फोर्स विल बी F मैक्स कह सकते हैं, और कंडक्टर में कह सकते हैं फोर्स तुम्हारा मिनिमम होगा, है ना। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ बातें थी कूलम्ब्स लॉ की। और क्या रह गया, अच्छा मैंने इलेक्ट्रिक परमिटिविटी क्या होती है किसी मीडियम की बताया क्या आपको? मतलब ऐसे तो समझा दिया गया है, बट है क्या बेसिकली, ये है क्या? तो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मीडियम, जिसकी वजह से वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड को रेसिस्ट करती है। मतलब परमिटिविटी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है जिस मीडियम में, उस मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी कम होती है। अभी फिलहाल आप इलेक्ट्रिक फोर्स समझ लो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। वो हमें इस फॉर्मूला से भी समझ में आता है। यहाँ पे F इक्वल्स क्या है बेटा, F0/εr। क्या एप्सिलॉन r को इस फॉर्मूले से तुम लिख सकते हो, एप्सिलॉन
वेयर एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम एंड एप्सिलॉन नॉट जो कि तुम्हारी कांस्टेंट है। तो यहाँ से तुम्हें समझ आ रहा है कि एप्सिलॉन की वैल्यू, परमिटिविटी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, फोर्स उस मीडियम में उतना कम होगा। तो इसको आप लिख सकते हो, लिख लो दैट परमिटिविटी is the property of any medium to resist electric field, just like resistance। ठीक है, ये क्या करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड को रेजिस्ट करती है। अब ऐसा क्यों होता है, क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड को रेजिस्ट करती है, तो इसकी अगर कॉन्सेप्ट आपको समझनी है ना अच्छे से, तो मैं कोशिश करूँगी इस पे एक शॉर्ट वीडियो बना दूँ और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक डाल दूँ। ठीक है, फिलहाल आप ये समझ लो कि परमिटिविटी जिस मीडियम की जितनी ज़्यादा होती है ना, वो उस मीडियम को उतना ज़्यादा पोलराइज कर देता है। अब उस पोलराइजेशन से क्या होती है, इलेक्ट्रिक चार्जेस सेपरेट हो जाती है, तो वो खुद की फील्ड जनरेट कर लेती है ना। जब उसकी खुद की फील्ड बिल्डअप होती है तो जो नेट फील्ड होता है, जो हमारा नेट फील्ड है, वो रिड्यूस हो जाता है। तो समझ रहे हो, वो डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी, तो वो हमारी फील्ड को रिड्यूस कर देता है। तो ठीक है, तो मैं इस पर कोशिश करूंगी एक छोटी सी वीडियो बना दूं परमिटिविटी के कॉन्सेप्ट पे। तो फिलहाल ये समझ लो कि परमिटिविटी जितनी ज़्यादा होती है, फोर्स उतना कम होता है। ठीक है, आई होप कि इतनी ज़्यादा हम लोगों ने डिस्कशन कर ली इस बात पे कि आपको ये बात याद रहेगी। और क्या बताना है, अच्छा चार्ज की थोड़ी सी अब फील ले लेते हैं, मतलब 1 कूलम चार्ज कितनी बड़ी चार्ज है। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि सपोज हमारे पास एक कूलम की चार्ज है जो कि 1 मीटर की सेपरेशन पे रखी है, तो व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। तो जस्ट फाइंड द फोर्स between two charges each of 1 कूलम, या इतनी लिखने की जरूरत नहीं है हमें, बस समझो कि हमारे पास 1 कूलम की चार्ज है, हमें फोर्स निकालना है। ऐसे लिख लो, फॉर Q1 इक्वल्स Q2 इक्वल्स 1 कूलम एंड R इक्वल्स 1 मीटर, है ना। और मान लो हमारी जो K है, इट इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, या ऐसे लिख लो कि इट इज इन वैक्यूम, ठीक है, इन वैक्यूम। तो सिंपली फाइंड द फोर्स, तो यहाँ पे जो फोर्स होगी, फाइंड द फोर्स, तो यहाँ पे जो फोर्स होगी ना बच्चे, ये क्या हो जाएगी, सिंपली K इंटू Q1 इंटू Q2 विच इज 1 कूलम इंटू 1 कूलम डिवाइडेड बाय व्हाट, 1 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो K की वैल्यू होती है वैक्यूम की, वही हो जाएगी फोर्स की वैल्यू। तो क्या हो जाएगी, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन। ठीक है, बिकॉज फोर्स निकालना है तो फोर्स की यूनिट न्यूटन ही होगी। अब ये समझो तुम कि अगर एक कूलम की चार्ज को तुम 1 मीटर की सेपरेशन पे रख दो, तो इन पे फोर्स की वैल्यू कितनी ज्यादा है तुम फील कर सकते हो। 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन कितनी बड़ी फोर्स है। समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है तो चलो 1 किलोग्राम की मास ले लो, 1 केजी की मास ले लो, उस पर ये फोर्स लगा दो, फिर बताओ कितनी एक्सेलरेशन उससे मिलेगी। बताइए एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी अगर हम 1 किलोग्राम की मास रख दे। तो अगर मान लो मास तुम्हारी 1 किलोग्राम की हो, तो इस पे एक्सेलरेशन क्या हो, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लग जाएगा। यानी हर सेकेंड में इसकी स्पीड कितनी चेंज हो रही है, इतनी 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर पर सेकेंड से बदल रही है। समझ जाओ कितनी बड़ी फोर्स है ये। तो इस वजह से हम कहते हैं कि 1 कूलम की चार्ज होती है ना, ये बड़ी चार्ज है बहुत, इट्स अ वेरी बिग अमाउंट, इट्स वेरी बिग चार्ज। तो प्रैक्टिकली हम 1 कूलम में डील नहीं करते चार्ज को। इन जनरल हम क्या करते हैं, माइक्रो कूलम या नैनो कूलम की बात करते हैं। तो इन ऑल द प्रैक्टिकल पर्पसेज हम जो जितने भी क्वेश्चंस, अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे ना, तो प्रैक्टिकल सिचुएशंस पे क्वेश्चन आएंगे, तो वहां पे कभी भी कूलम की बात नहीं होगी, माइक्रो कूलम या नैनो कूलम की बात होगी। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में पहले माइक्रो कूलम को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे ना, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पे तुम्हें मेट्रिक सिस्टम पता है ना, अगर 1 माइक्रो कूलम होगा तो उसको कन्वर्ट कैसे करोगे, 10 टू द पावर -6 कूलम में। नैनो होगा तो -9 कूलम में। तो इस तरीके से तुम कन्वर्जन कर लेना पहले, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ना। उसके बाद एक और क्वेश्चन देख लो। अगर तुमसे पूछा गया है फाइंड द मिनिमम फोर्स, find the
minimum force between two charges kept 1 meter apart in vacuum. ठीक है, तो हमें बताना है मिनिमम फोर्स. क्या बताना है? मिनिमम फोर्स. तो फोर्स तो कूलम्स लॉ से ही लिखेंगे ना. क्या लिखेंगे? K इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर. तो यहाँ पे K की वैल्यू तो वैक्यूम है तो K की वैल्यू वही है तुम्हारी 9 × 10⁻⁹, तो K लिख लेती हूँ फिलहाल. Q1 Q2 हमें नहीं पता एंड आर दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना 1 स्क्वायर. तो अब तुम देखो यहाँ पे फोर्स इक्वल्स K Q1 Q2 आया ना. तो अगर फोर्स की वैल्यू मुझे मिनिमम चाहिए, K तो हम नहीं चेंज कर सकते ना. क्यों नहीं बदल सकते? बिकॉज यहाँ दिया हुआ है वैक्यूम में अगर है तो यानी K तुम्हारी फिक्स है. ठीक है, K नहीं बदल सकते. क्या बदल सकते हैं? Q1 Q2. ठीक है, Q1 Q2 यानी F मिनिमम के लिए क्या हमारी ये Q1 Q2 मिनिमम चाहिए. और हमने लास्ट क्लास में देखा था कि चार्ज की मिनिमम वैल्यू क्या होती है बच्चों. मिनिमम क्या होती है? क्या 1 इलेक्ट्रॉन या 1 प्रोटॉन की जो चार्ज होती है वो मिनिमम वैल्यू होती है चार्ज की. हाँ, तो क्या कह सकते हैं? Q मिनिमम इक्वल्स E. हाँ, तो क्या अब लिख सकते हैं जो F मिनिमम होगी वो हो जाएगा सिंपली KE². आई बात समझ? ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट कूलम्स लॉ. बट अभी तक हमने वेक्टर फॉर्म नहीं देखा है बच्चों. हाँ, वेक्टर फॉर्म जल्दी से देख लेते हैं फटाफट से. लिखो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ. वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ. ठीक है, चलिए. दो चार्ज है Q1 Q2. ओके, अब इनके बीच की फोर्स हमें लिखनी है, वेक्टर फॉर्म में लिखनी है. इनकी सेपरेशन सर्टेन सेपरेशन है, आर सेपरेशन है. तो Q1 पे फोर्स अगर इस डायरेक्शन में लग रही है, Q2 पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है. Q1 की फोर्स को मैं कैसे डिनोट कर रही हूँ? F12 से. हाँ, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 एंड इधर डिनोट कर रही हूँ फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1. ठीक है, तो ये हो गई. अब इसको मैं कूलम्स लॉ से मुझे पता है कि F की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपली Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर. यहाँ तक समझ में आ रही है बात हमें. लेकिन ये क्या है? मैग्नीट्यूड है. डायरेक्शन के साथ तो नहीं लिखा मैंने. फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो अगर मैं इस पर्टिकुलर फोर्स की बात कर लूँ F12 की बात कर लूँ तो इसकी डायरेक्शन क्या है? अलोंग दिस डायरेक्शन है. अगर मैं इस डायरेक्शन को यूनिट वेक्टर से डिनोट कर सकती हूँ, अगर मान लो एक यूनिट वेक्टर जो इस डायरेक्शन में है वो R12. ठीक है, R12 से मैं डिनोट करूँ यूनिट वेक्टर को, तो क्या मैं यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर ऐड कर दूँ? अब हमारा सिर्फ पर्पस क्या है? इस यूनिट वेक्टर को फाइंड करना. ठीक है, अगर हम इस यूनिट वेक्टर को फाइंड कर ले तो क्या हम इस कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखना जान गए? समझ रहे बच्चों? और सिमिलरली F21 जानना हो तो हम F21 वेक्टर के लिए हमको ये यूनिट वेक्टर जाननी होगी ना, जो इस डायरेक्शन में है. कितनी? R21 से डिनोट कर रहे हैं इसको हम. ठीक है, इसके लिए मैं क्या करती हूँ ना, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करती हूँ. ध्यान से समझना बच्चों, इजी है काफ़ी, कुछ है नहीं. मैं डेरिवेशन कर रही हूँ लेकिन इसका जो फाइनल फॉर्मूला है वो बहुत इजी है याद करना. देखो, एक मैंने क्या किया, कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया. ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, और इस Q1 की कुछ कोऑर्डिनेट रही होगी, और इसको मैं अगर इससे ज्वाइन कर देती हूँ, इसको मैं अगर यहाँ से ज्वाइन कर दूँ ना, तो दिस विल गिव मी दी पोजीशन वेक्टर. इसको मैं R1 से डिनोट कर रही हूँ इस पोजीशन वेक्टर को, और Q2 की पोजीशन वेक्टर को मैं कैसे डिनोट कर रही हूँ बच्चों? R2 से, R2 वेक्टर से डिनोट कर रही हूँ. क्लियर है? समझ आ रही है बात? अभी सबसे पहले मुझे क्या निकालना है? R12 निकालना है मुझे. R12 जो कि इस डायरेक्शन में, समझो इस बात को, इस डायरेक्शन में. तो मैं क्या करती हूँ ना, ऐसे सेम ट्रायंगल एक बनाती हूँ. थोड़ी सी डिफर हो सकती है बट समझो, यहाँ पे सेम ट्रायंगल मैंने बनाया. ये क्या है बच्चों? ये R1 है. ये क्या है? ये R2 है. और मैंने क्या किया ना, एक वेक्टर बनाया R2 के टिप से R1 के टिप तक. ये वेक्टर बनाया, इसको मैंने नाम दे दिया R12 का. इसको मैंने नाम दे दिया R12 वेक्टर का. समझ रहे हो क्यों किया मैंने? क्योंकि अगर मुझे R12 वेक्टर की यूनिट वेक्टर R12 की अगर मुझे यूनिट वेक्टर आ गई ना, तो मुझे ये फिर वेक्टर फॉर्म में लिखना आ गया. अब मुझे बताओ, ये जो मैंने ट्रायंगल बनाया है, यहाँ पे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर एडिशन से क्या कैन वी राइट दैट दिस R2 प्लस R12 इक्वल्स R1? क्या हम लिख सकते हैं बच्चों? ये R2 प्लस R1 एक सेंस में है ना, देखो
इसके टिप पे इसकी टेल रखी है, तो ये r1 विल बी द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर कह सकते हैं। और क्या यहाँ से हम r12 वेक्टर इक्वल्स क्या लिख सकते हैं, r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर लिख सकते हैं। तो ये तो हम मिल गई हमें r12 वेक्टर, बट हमें r12 यूनिट वेक्टर चाहिए ना। और हमें क्या दिया हुआ है बेटा, इन दोनों के बीच की सेपरेशन दे रखी है r, तो यानी किसी भी वेक्टर की अगर हमें यूनिट वेक्टर निकालनी हो तो हमें क्या करना होता है, उस वेक्टर को सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होता है ना। तो अगर मुझे r12 कैप दिख नहीं रहा है क्या बच्चों, एक मिनट रुक जाओ। अब विजिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं r12 को क्या लिख सकती हूँ, r12 कैप को क्या लिख सकती हूँ, r12 वेक्टर डिवाइडेड बाय r12 की मैग्नीट्यूड जो कि r है, ठीक है। तो यहाँ से इसे अगर मैं यहाँ सब्सटीट्यूट करूँ तो क्या मैं लिख सकती हूँ, q1 q2 बाई आर स्क्वायर्ड, r12 कैप की जगह पे क्या लिखेंगे बच्चे, r12 वेक्टर बाय r, r12 वेक्टर बाई r लिखेंगे ना। फर्दर इस r12 वेक्टर को मैं यहाँ से इस जगह से क्या लिख सकती हूँ, r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर लिख सकती हूँ। तो फाइनली क्या f12 वेक्टर इक्वल्स हो गया q1 q2 बाई आर क्यूब लिख ले डिनोमिनेटर में, आर क्यूब कंबाइन करके, और r12 वेक्टर को क्या लिख ले, r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। देखो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना यहाँ पे, हाँ क्या तुम्हें आ गया लिखना, क्या कूलम लॉ को वेक्टर फॉर्म में इन फॉर्म ऑफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ द चार्जेस लिखना आ गया। r1 r2 क्या है, पोजीशन वेक्टर्स है। देखो अगर q1 q2 की अगर हमको कोऑर्डिनेट्स भी पता होंगी ना तो उनकी पोजीशन वेक्टर हमको पता है कैसे लिखते हैं, है ना। तो आप एक क्वेश्चन में करा दूंगी फटाफट से, फिर समझ जाओगे आप। और यहीं पे अगर मैं f21 पूछूं तो, f12 पूछूं तो क्या करोगे फिर बच्चों, अगर मैं यहाँ पे तुमसे f21 पूछूं तो क्या f21 भी यही हो जाएगा ना, q1 q2 बाई आर स्क्वायर्ड, और यूनिट वेक्टर विल बी अलोंग f21 यूनिट वेक्टर विल बी अलोंग f21 और f21 को r21 को फर्दर क्या लिख सकते हैं हम, r21 यूनिट वेक्टर को फर्दर क्या लिख सकते हैं, फर्दर लिख सकते हैं r21 वेक्टर डिवाइडेड बाय r लिख सकते हैं क्या, हमने यूनिट वेक्टर को आता है ना लिखना, वेक्टर डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, ठीक है। और r21 वेक्टर कहाँ से मिलेगा हमें, फिर से एक ट्रायंगल बनाओ, मैं यहाँ बना दूँ दूसरी ट्रायंगल इस जगह पे बना दूँ, एक मैंने सेम ट्रायंगल बनाया, सेम मैंने वेक्टर लिया, और इस बार क्या करो ना, ये जो r12 इस डायरेक्शन में लिया ना, तुम r21 इस डायरेक्शन में ले लो, r21 वेक्टर। अब यहाँ पे जब तुम लिखोगे ना ट्रायंगल लॉ से, तो क्या लिखोगे, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इक्वल्स दिस वेक्टर, मतलब r1 वेक्टर प्लस r1 वेक्टर प्लस r21 वेक्टर इक्वल्स क्या लिखोगे, r2 वेक्टर। समझ रहे हो, हाँ समझ रहे हो बच्चों। तो यहाँ पे r21 क्या हो जाएगा, r21 वेक्टर क्या लिख सकते हो, r21 वेक्टर क्या लिख सकते हो, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर लिख सकते हो क्या। तो यहाँ से तुम्हारी जो r21 है ये क्या हो गई, क्या हो गई, q1 q2 बाई r क्यूब हो गया डिनोमिनेटर में, और r21 वेक्टर को यहाँ से क्या लिख सकते हो आप, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। समझ गए, इजी है ना। अगर तुमको पता है कि F12 का मतलब क्या है, F12 का अगर मतलब है फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, तो फिर इसकी जो वेक्टर फॉर्म होगी कूलम्स लॉ की, आप क्या करोगे, पहले r1 माइनस r2 करोगे, r1 से r2 को माइनस करोगे, तो फॉर्मूला याद करना भी उतना ही आसान है, और डेरिवेशन भी आप समझ चुके हो, ठीक है। तो फॉर्मूला याद रख लो बच्चों इसकी। अच्छा, ये तुम्हारी वेक्टर फॉर्म हो गई, ये वेक्टर फॉर्म हो गई, कोई सा भी एक याद कर लो, दूसरा उस सिमिलर ही है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन कर ले फिर और क्लियर हो जाएगा ये। एक क्वेश्चन कर लेते इस पे बेस्ड, फाइंड दी फोर्स ऑन 5 कूलम चार्ज kept at 5,9 कोऑर्डिनेट है, ड्यू टू माइनस 5 कूलम चार्ज kept at
2,5, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास दो चार्ज है 5 कूलम के और -5 कूलम की, और उनकी कोऑर्डिनेट्स दे रखी है 5,9 एंड 2,5। तो हमें ना कोऑर्डिनेट से पोजीशन वेक्टर का निकालना आता है, सिंपल है ना। एक्स कोऑर्डिनेट 5 है, 9 है तुम्हारी वाई कोऑर्डिनेट, तो 5i कैप प्लस 9j कैप हो जाएगा। तो पहले तो ये डिसाइड कर ले कि कौन सी चार्ज हमारी Q1 है, कौन सी चार्ज Q2 है। तो मान लेते हैं Q1 हमारी है 5 कूलम, Q2 है -5 कूलम। R1 जो पोजीशन वेक्टर तुम्हारी 5 कूलम की, वो क्या हो जाएगी 5i कैप प्लस 9j कैप, है ना। और R2 क्या हो जाएगी 2i कैप प्लस 5j कैप, ठीक है। R1 R2 हो गई। तो यहाँ से क्या हमारे पास अब तुम्हें किस पे फोर्स निकालना है, 5 कूलम पे ड्यू टू -5 कूलम। तो फोर्स हमें निकालना है 1 पे ड्यू टू 2, है ना। तो ये फॉर्मूला आपका क्या है, Q1 Q2 अपॉन R क्यूब मल्टीप्लाइड बाय R1 माइनस R2। तो Q1 इंटू Q2, तो 5 इंटू -5 डिवाइडेड बाय क्या है R क्यूब। तो ये तो हमें भी निकाल लेना है जल्दी से। और R1 माइनस R2, तो बेसिकली ये हो जाएगा R1 माइनस R2, ठीक है। तो अब R1 माइनस R2 अगर आपको निकालना है तो आपको क्या करना होगा, I को I के साथ माइनस करो और J को J के साथ। तो R1 I 5i माइनस 2i क्या हो जाएगा 3i, और 9 माइनस 5 क्या हो गया 4j, ठीक है ना। तो ये हो गई R1 माइनस R2 की वैल्यू। अगर मुझे R चाहिए तो क्या मुझे इसी की मैग्नीट्यूड लेनी होगी, बिकॉज R1 माइनस R2 है क्या, ये R1 2 ही तो है और यही तो है तुम्हारा, इसकी मैग्नीट्यूड ही तो R है। तो क्या हो जाएगी सिंपली 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का रूट अंडर, जो कि 5 हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है 5। तो बस वैल्यू पुट कर दो, इक्वल्स क्या हो गया बच्चों 5 क्या हो गई -25 डिवाइडेड बाई 5 क्यूब, तो 125 हो गया। R1 माइनस R2 क्या क्या आया है 3i कैप प्लस 4j कैप आ गया। हाँ 25 125 से कट गया 5 आया, इक्वल्स क्या लिख सकते हैं -3/5 i कैप माइनस 4/5 j कैप। तो ये आ गई फोर्स की वेक्टर फॉर्म में। और अगर इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी हो तो बस निकाल दो इसकी मैग्नीट्यूड, मॉडुलस ले लो इसकी, ठीक है। तो ये था हमारा कूलम्ब्स लॉ। सब कुछ डिस्कस कर लिया आई थिंक। अब हम देखते हैं कूलम्ब्स लॉ की लिमिटेशंस क्या है एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। अच्छा देखते हैं। सबसे पहली लिमिटेशन क्या है इसके डेफिनेशन में, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर स्टैटिक चार्जेस, मतलब कूलम्ब्स लॉ कैन नॉट बी एप्लीकेबल फॉर चार्ज एट मोशन, ठीक है। पहले इसकी लिमिटेशन लिख लो, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर चार्जेस एट मोशन, मतलब कूलम्ब्स लॉ के लिए चार्ज को स्टैटिक होना जरूरी है। सेकेंड लिमिटेशन है, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, ठीक है। पॉइंट चार्ज क्या है मैंने तुम्हें समझा दिया। यानी अगर सेपरेशन के कंपैरिजन में बॉडी की डायमेंशन ज़्यादा है, मतलब नेग्लिजिबल नहीं है, तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि वो पॉइंट चार्ज नहीं है। देखो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास दो बॉडी है, ठीक है, और मान लो दोनों पॉजिटिवली चार्ज, दोनों बॉडी पे क्या है पॉजिटिव चार्ज है और सर्टेन सेपरेशन पे रखा है। मान लो सेंटर से सेंटर की सेपरेशन इसकी कितनी है R है, ठीक है। सेंटर से सेंटर की सेपरेशन कितनी R है। अगर मान लो दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है तो क्या ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स जो चार्जेस हैं उस बॉडी के मास पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ना होके क्या होंगी, बिल्कुल साइड साइड में चली जाएंगी, है ना, बिल्कुल इसके एंड वाले इस वाले एंड पे चली जाएंगी इनकी पॉजिटिव चार्जेस। तो मुझे बताइए कि अभी बिकॉज यहाँ पे हम जो निकाल रहे हैं ना बच्चे, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक में ना मास से मतलब नहीं होता, इसको चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब है। तो क्या मुझे बताइए जो कूलम्ब्स लॉ है वो क्या कहता है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट चार्जेस। तो क्या ये डिस्टेंस जो है सेपरेशन है, क्या चार्ज के बीच की सेपरेशन है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ, अगर एक अप्रोक्सीमेशन लूँ, तो क्या हमारी जो R इफेक्टिव है
जो हमारी सेपरेशन बिटवीन चार्ज है क्या एक्चुअल वाले सेपरेशन से ज़्यादा है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर तुम फोर्स अगर निकालोगे ना, फोर्स निकालोगे इस जगह पे, तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स हमें पता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो इसका मतलब जो, बिकॉज यहाँ पे आर इफेक्टिव क्या है, आर इफेक्टिव इज ग्रेटर देन आर, तो क्या हम कह सकते हैं कि एफ इफेक्टिव जो है दैट विल बी लेस देन एफ, यानी हमारी जो फोर्स आएगी ना दैट विल बी ग्रेटर, दैट विल बी ग्रेटर देन द एक्चुअल वैल्यू। समझ रहे हो, तो ये हो जाएगी इस केस में। और वहीं पे अगर मैं दूसरा केस लूँ जिसमें कि दो चार्जेस, दो बॉडी हैं जो ऑपोजिटली चार्ज, ऑपोजिट चार्ज है, तो यहाँ पे क्या जो ऑपोजिट चार्ज की बॉडी होगी, आई मीन जो ऑपोजिट चार्जेज होंगे दो बॉडी पे, क्या वो पास पास आ जाएंगे, बॉडी को तो क्रॉस नहीं कर सकती ना, तो बॉडी के बिल्कुल करीब करीब आ गई, बिल्कुल इस वाले एंड पे चली आई, क्लोजर वाले एंड पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो हमारी आर थी जो हमें पता है, लेकिन जो आर इफेक्टिव है, क्या आर इफेक्टिव अब इस आर से कम है बच्चों? हाँ, अगर आर इफेक्टिव कम है, अगर आर इफेक्टिव कम है तो इसका मतलब एफ इफेक्टिव क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, एफ इफेक्टिव क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे वी कैन से दैट आर इफेक्टिव इज लेस देन आर, सो एफ इफेक्टिव इज ग्रेटर देन एफ। तो हम जो फोर्स कैलकुलेट करेंगे ना, दैट फोर्स विल बी लेस देन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे जो फोर्स आएगा ना वो डिफर करेगा जो एक्चुअल फोर्स लग रहा होगा। समझ रहे हो, तो दैट्स वाई वी कैन से दैट द कूलम्ब्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। थर्ड तुम्हारी जो लिमिटेशन है वो समझो, उसे याद कर लो फिलहाल। ठीक है, बाद में जैसे जैसे तुम्हारी 12th की सिलेबस कंप्लीट होगी तो ये तुम्हें खुद ब खुद याद हो जाएगी, क्योंकि तुम पढ़ोगे न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, लास्ट, बिल्कुल लास्ट के चैप्टर में तुम न्यूक्लियर फोर्स पढ़ोगे। आप पढ़ोगे कि जब डिस्टेंस बिटवीन सब एटॉमिक पार्टिकल अगर 10⁻⁻15 मीटर से कम होती है, यानी न्यूक्लियर साइज की बात करें, तो वहाँ पे लगती है न्यूक्लियर फोर्स, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स है। तो कूलम्ब फोर्स तभी तक एप्लीकेबल है जब सेपरेशन इस न्यूक्लियर साइज से ज़्यादा होती है। यानी लिख लो, इट इज एप्लीकेबल only if the separation between charges is greater than 10⁻⁻15 मीटर। क्यों भाई? Because if r is less than 10⁻⁻15 meter, then strong nuclear force dominates। ठीक है, ये जो न्यूक्लियर फोर्स है ना, इसको पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं दिखता, कोई से भी पार्टिकल हो, न्यूट्रल भी हो, तो इसमें अट्रैक्टिव फोर्स लगता है हमेशा, इसमें कोई रिपल्सन का कोई सीन नहीं होता। तो जब कभी भी तुम्हारी सब एटॉमिक पार्टिकल ही कहो या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कुछ भी हो, अगर उसकी सेपरेशन बिलो 10⁻⁻15 मीटर होती है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ज़्यादा तुम्हारी न्यूक्लियर फोर्स लगनी शुरू हो जाती है। और न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ठीक है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगती। तो दीज वर द लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। अब बात हम करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक की फोर्स की प्रॉपर्टी की। जल्दी से देख लो क्या क्या प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्टैटिक फोर्स देख लेते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, चलो, तो पहली प्रॉपर्टी तो है बच्चों कि कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या होता है कि अगर वर्क डन निकालोगे ना इन फोर्स की वजह से जो कंजर्वेटिव होती है, तो वो क्या होती है, पाथ इंडिपेंडेंट होती है। तो हमने क्लास 11th में दो कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ी थी, स्प्रिंग फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, और यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो पहली प्रॉपर्टी है इट इज कंजर्वेटिव फोर्स, इट इज कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस पे डिपेंड करती है, मीडियम पे। इट इज मीडियम डिपेंडेंट, इट इज मीडियम डिपेंडेंट, है ना।
अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की है, जैसे देखो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होती है ना, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव हो सकती है। तो लिख लो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन साइन ऑफ चार्ज, साइन ऑफ चार्ज। फाइन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, दूसरी फोर्स की तरह ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स न्यूटन्स थर्ड लॉ को ओबे करता है। लिख लो इट ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है। अच्छा, इसको एक बार देख लेते हैं कैसे भाई। तो यहाँ पे जो मैंने वेक्टर फॉर्म लिखा था फोर्स का, F12 वेक्टर और F21 वेक्टर, इसे ध्यान से देखो। अगर मान लो मैं F21 वेक्टर यहाँ से, ठीक है, इस इक्वेशन से अगर मैं एक नेगेटिव साइन बाहर ले लूँ तो क्या मैं लिख सकती हूँ F21 वेक्टर इक्वल्स नेगेटिव ऑफ Q1 Q2 बाय R क्यूब। नेगेटिव बाहर लिया ना तो क्या ब्रैकेट में ये आ जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर बच्चों। और मुझे बताइए ये जो मैंने यहाँ लिखा है ना, क्या ये इस F12 के इक्वल नहीं है? तो क्या हम इसे इरेज कर दें, इसे इरेज करके क्या इस जगह पे मैं सिंपली F12 नहीं लिख सकती? इरेज क्यों नहीं हो रहा ये? F12 नहीं लिख सकती? तो क्या हो गया, F21 वेक्टर इक्वल्स नेगेटिव ऑफ F12 वेक्टर। क्या यही होता है एक्शन रिएक्शन पेयर? क्या यही होता है बच्चों? तो इसका मतलब साफ है ना कि हाँ भाई ये एक्शन रिएक्शन पेयर है, तो ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को क्या कर रहा है, ओबे कर रहा है। ठीक है, तो यही लिखा है हमने। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स it follows inverse square law। inverse square law मतलब जो फोर्स है ना, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। ये था कूलम्ब्स लॉ हमारा। और अब देखते हैं हम, अभी तक तुमने दो चार्ज की से बात की है ना, अगर मान लो दो से ज्यादा चार्ज होते हैं तो फिर फोर्स कैसे हम निकाल सकते हैं किसी भी चार्ज पे, वो देख लेते हैं। फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेज। तो यहाँ पे मान लो मेरे पास एक चार्ज क्यू नॉट है, मान लो मेरे पास एक चार्ज क्यू नॉट है और इस चार्ज पे हमको फोर्स निकालना है ड्यू टू मल्टीपल चार्जेज, मोर देन वन चार्जेज। तो मान लो एक चार्ज Q1 यहाँ पे सेपरेटेड रखा है और इस दोनों के बीच की सेपरेशन कितनी है, R1 है। ठीक है, एक चार्ज हमारी Q2 है और इनकी दोनों के बीच की सेपरेशन है सपोज R2। और इस तरीके से ढेर सारे चार्ज रखे हैं, मान लो Q1 ले लिया हमने, Q1 और इनके बीच की सेपरेशन कितनी है, Rn है। तो फोर्स ऑन चार्ज Q नॉट ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, ये हम निकाल सकते हैं फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। किससे? फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या कहता है ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई एक चार्ज है और उस चार्ज पे हमें फोर्स निकालना है ड्यू टू मल्टीपल अदर चार्जेस, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले सिंगल हर एक इंडिविजुअल चार्ज की वजह से हम फोर्स निकालेंगे, हाँ, और दूसरे चार्ज को इनविजिबल मानेंगे। ठीक है, आप क्या करोगे, वन बाय वन हर चार्ज की वजह से फोर्स निकालोगे। जैसे अगर मैं पहले Q1 की वजह से फोर्स निकालूं तो Q1 की वजह से जो फोर्स लगेगी Q नॉट पे, क्या ये डायरेक्शन होगी इसकी। ठीक है, फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ हमें पता है लाइन ज्वाइनिंग में लगती है, तो ये इस फोर्स का मैं नाम देती हूँ F01। ठीक है, F01 वाई, बिकॉज दिस इज द फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू Q1। समझ रहे हो, दैट्स वाई पहले 0 फिर 1। Q2 की वजह से करूं तो दिस इज द फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू Q2। ओके, एंड Q1 की वजह से करूं तो ये यही होगी, तो लाइन ऑफ एक्शन तो ये हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगी F0n। तो दीज आर द फोर्सेज ऑन Q नॉट ड्यू टू Q1 Q2 एंड सो ऑन। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि जब कभी भी किसी चार्ज पे Q नॉट पे मान लो कि हमें फोर्स निकालना हो डिफरेंट चार्जेस की वजह से, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द फोर्सेस ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस, है ना, एंड फाइनली टेक द वेक्टर सम ऑफ ऑल ऑफ द वेक्टर सम। यहाँ लेना, इस बात का ख्याल रखना। तो हमें अगर निकालना हो नेट फोर्स, F0 से मैं डिनोट कर रही हूँ, F0 इज द नेट फोर्स ऑन Q नॉट, तो it is simply equal to F01 vector plus F02 vector plus
एंड सो ऑन, एफ नॉट एंड वेक्टर। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखो, यहाँ पे F01, F02, these are the forces on Q0 due to Q1, Q2 एंड सो ऑन रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये कहलाती है हमारी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। एंड इसी तरीके से हम किसी भी चार्ज पे फोर्स निकाल सकते हैं, नेट फोर्स निकाल सकते हैं मल्टीपल चार्जेस की वजह से। तो बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन यहाँ पे इस बात का ध्यान देना है कि हमें वेक्टर सम लेना है हमेशा। इस पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। लेकिन इस पर्टिकुलर टॉपिक से ना हमें दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, दो तरह के क्वेश्चन। एक तो तुम्हारा आ सकता है, एक मिनट, एक तो तुम्हारा टाइप्स ऑफ क्वेश्चन लिख दो क्या यहाँ पे, हाँ, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं इसे समझो। एक तो क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, आपको एक सिचुएशन दे रखी है, ठीक है, और तुम्हें किसी पर्टिकुलर यानी चार्जेस दे रखी है, चार्ज की पोजीशन दे रखी है, और तुमसे पूछ सकता है कि व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन सर्टेन चार्ज। मतलब ये जहाँ पे सिंपली हमको क्या करना है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाना है। मतलब आपको ये पूछ सकता है एफ नेट की वैल्यू क्या है, ये आपसे पूछ सकते हैं। ये एक तरीका हो गया। इसमें आपको Q विल बी गिवन, मतलब ऐसे लिख लो, चार्ज विल बी गिवन, चार्ज एंड पोजीशन ऑफ चार्ज विल बी गिवन, चार्जेस विल बी गिवन एंड इट्स पोजीशन विल बी गिवन। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चंस आए हैं ना प्रीवियस एग्जाम्स में, रेक्टेंगल स्क्वायर के वर्टिसेस पे चार्जेस हैं, या तुम्हारे ट्रायंगल के वर्टिसेस पे चार्जेस रखे हैं, उनमें से किसी एक चार्ज पे तुमसे क्या पूछा जाएगा, नेट फोर्स पूछ सकते हैं। तो ये एक तरह का क्वेश्चन हो गया, इट्स पोजीशन इज गिवन। ठीक है, तो ये एक तरह का क्वेश्चन हो गया। और दूसरा हो सकता है तुम्हारा इक्विलिब्रियम काइंड ऑफ क्वेश्चन। उसमें ये हो सकता है कि तुम्हारी लिख लो इक्विलिब्रियम काइंड, इक्विलिब्रियम टाइप के क्वेश्चन, जिसमें कि तुम्हारे पास चार्जेस, दो चार्ज दी रहेगी और आपसे थर्ड चार्ज की पोजीशन पूछ सकते हैं या उसकी वैल्यू पूछ सकते हैं कि अगर मुझे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखना है तो हमारी जो थर्ड चार्ज होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, साइन क्या होगा, उसका पोजीशन क्या होगा। तो यहाँ पे तुम्हारे पास इस जगह पे तुम्हें क्या करना होगा, इस जगह पे भी वही काम करना होगा तुम्हें। उस पर्टिकुलर चार्ज पे जो पहले तुम्हें नेट फोर्स निकालनी होगी ना, और उस नेट फोर्स को तुमको जीरो के इक्वल करना होगा, बिकॉज अभी इक्विलिब्रियम टाइप का क्वेश्चन है। तो तुम्हें ये इक्वेशन तो मिल जाएगी और यहाँ से तुम्हें क्या करना होगा, क्यू की वैल्यू बतानी हो सकती है, पोजीशन बताना हो सकता है। तो इस तरीके से हमारे पास दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर। तो हम एक काम करते हैं, दोनों तरह के क्वेश्चन बारी बारी से देख लेते हैं प्रीवियस एग्जाम से उठा के। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है तुम्हारा नेट फोर्स निकालने का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, तुम्हारी एक ट्रायंगल दे रखी है और ये क्वेश्चन आया है तुम्हारा CBSE 2018 में। CBSE 2018 का क्वेश्चन है बच्चों ये। ठीक है, क्वेश्चन है 3 पॉइंट चार्जेस Q -4Q एंड 2Q। ठीक है, ये A B C पे रेस्पेक्टिवली रखा हुआ है और इस ट्रायंगल की तुम्हारी लेंथ L है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q। ठीक है, तुम्हें Q पे जो A वर्टेक्स पे तुम्हारा चार्ज रखा है उस पे तुम्हें रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स बतानी है। यहाँ पे हमें मैग्नीट्यूड बताना है ना, बट हम देख लेंगे, हम वेक्टर फॉर्म में भी इसको डिराइव करके देख लेंगे। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन है यहाँ पे चार्ज कन्फिग्रेशन दिया है। देखो इस जगह पे चार्ज की पोजीशन दे रखी है और चार्ज की मैग्नीट्यूड भी दे रखी है ना, तुम्हें फोर्स बताना। तो ये पहला टाइप का क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे रीड्रॉ करती हूँ मैं डायग्राम। ये हो गई तुम्हारी ट्रायंगल, ये तुम्हारा A, ये B वर्टेक्स हो गया, ये C वर्टेक्स हो गया। ठीक है, यहाँ पे मेरी चार्ज -4Q है, ये तुम्हारी +2Q है और ये तुम्हारी Q है। ठीक है, ये Q है, Q चार्ज है। मुझे इस पे फोर्स निकालना है। तो मेरे पास, मुझे बताओ इस Q के अलावा कितने चार्ज है, दो चार्ज है बच्चे, तो क्या दो फोर्स निकलेंगे यहाँ पे। अगर मैं -4Q की वजह से फोर्स लिखूं तो मुझे बताओ क्या ये प्लस है और क्या ये माइनस है, तो क्या इस जगह पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, क्या Q पे एक फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में, लगेगी क्या इस फोर्स को मैं डिनोट कर सकती हूँ फिलहाल
FAB से क्यों भाई? क्योंकि दिस इज द फोर्स ऑन चार्ज विच इज केप्ट एट A ड्यू टू चार्ज विच इज केप्ट एट B। समझ रहे हो? तो ये FAB हो गया। अच्छा, फोर्स ऑन A, फोर्स ऑन Q ड्यू टू 2Q क्या होगी? मुझे बताओ, क्या दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है? क्या यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा? क्या इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी हो जाएगी? होगी क्या? क्या मैं इसको लिख लूँ FAC के नाम से? ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे दो फोर्स हो गई। अब बाकी चीजों को भूल जाओ। अब हमारे पास एक ए पॉइंट है जिसपे एक फोर्स की डायरेक्शन ये है, दूसरे फोर्स की डायरेक्शन ये है। मतलब तुमको इन दोनों की सम निकालनी है ना, तुम्हें इन दोनों की सम निकालनी है, वेक्टर सम निकालनी है। चलो बताओ, वेक्टर से दो वेक्टर की सम लेनी है। तो तुम्हें याद है वो फॉर्मूला? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का क्या होता है फॉर्मूला? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा बाय थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर रूट अंडर। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे बताइए व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर? बिकॉज ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है बच्चों, तो क्या ये एंगल तुम्हारी 60 डिग्री हो गई? हाँ, तो क्या ये एंगल क्या 120 डिग्री नहीं हो गई? तो क्या ये एंगल इनके बीच की 120 डिग्री है? अब मुझे अगर इनकी रिजल्टेंट लिखनी है तो एफ नेट क्या मैं लिख सकती हूँ? क्या एफ नेट जो है क्या मैं लिख सकती हूँ FAC स्क्वायर्ड प्लस FAB स्क्वायर्ड प्लस 2 इंटू FAC इंटू FAB cos 120 रूट अंडर में? हाँ, ऑब्वियसली ये मैग्नीट्यूड लिख रही हूँ मैं। ठीक है, मुझे मैग्नीट्यूड ही पूछा है ना, तो हम क्या सिंपल ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, बस FAC और FAB की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, इस जगह पे अगर मैं FAB की वैल्यू लिखूँ पहले FAB, तो क्या FAB की मैग्नीट्यूड में लिख सकती हूँ Q विथ माइनस साइन 4Q माइनस 4Q है डिवाइडेड बाई L स्क्वायर्ड। ठीक है, एंड FAC इक्वल्स क्या हो गया? K इंटू 2Q स्क्वायर्ड बाई L स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? बोलो। ठीक है, अच्छा, तो क्या यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई 4KQ स्क्वायर्ड बाई L स्क्वायर्ड, और ये क्या आ गया 2KQ स्क्वायर्ड बाई L स्क्वायर्ड। ठीक है, नेगेटिव साइन भी है बट वी डोंट नीड टू पुट दिस वैल्यू विथ साइन। क्यों नहीं साइन के साथ पुट करना है बच्चे? क्योंकि हमने साइन को अज्यूम करके ही इसकी डायरेक्शन कंसिडर की है। अगर हम लोगों ने डायरेक्शन ऑलरेडी ले लिया है तो साइन को लेने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड पुट करना है। तो यहाँ पे जस्ट वी हैव टू पुट द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज टू वैल्यू, तो साइन की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको और छोटे फॉर्म में सॉल्व करने में ज़्यादा सही रहेगा, मैं क्या करती हूँ ना, इसे f मान लेती हूँ। f मान लूँ, f मान लेते हैं, इसे मैं क्या करती हूँ ना f नेट का नाम दे देती हूँ, f नेट। f मान लेते हैं, तो क्या मेरी FAB 2f नहीं हो गई? हाँ, ट्वाइस ऑफ दिस वैल्यू ही तो हो गई। तो f और f, तो यहाँ पे अगर मैं इसे यहाँ इस जगह पे पुट करूँ तो FAC क्या हो जाएगा? f स्क्वायर्ड प्लस FAB क्या हो गया बच्चे? 2f का स्क्वायर्ड मतलब 4f का स्क्वायर्ड। डायरेक्ट लिख लेते हैं, खुद से कोशिश करो करने की। ठीक है, 2f का स्क्वायर्ड क्या हो गया? 4f स्क्वायर्ड हो गया प्लस 2 इंटू FAC इंटू FAB, तो 2f स्क्वायर्ड ना, 2 इंटू 2f स्क्वायर्ड मीन्स 4f स्क्वायर्ड है ना। और cos 120, बच्चों cos 120 क्या होती है? क्या cos 120 इक्वल्स माइनस cos 60 होती है? cos 120 को तुम क्या लिख सकते हो? cos 180 माइनस 60 लिख सकते हो क्या? हाँ, cos 180 माइनस 60 लिख सकते हो। मुझे बताओ सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होती है? सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या नेगेटिव होती है? हाँ, तो क्या आ जाएगा ये माइनस cos 60 आया क्या? तो यहाँ पे तुम क्या लिख सकते हो? फर्दर माइनस cos 60। फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं। f स्क्वायर प्लस 4f स्क्वायर क्या हो गया बच्चे? 5f स्क्वायर हो गया प्लस, और यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस को भी यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या हो गया? माइनस cos 60 क्या हो गई? cos 60 हाफ हो गई क्या? तो माइनस ये हो गया 2f स्क्वायर है ना, हाफ कट गया ना 4 से 2, तो 2 माइनस 2f स्क्वायर, तो क्या हो गया ये 3f स्क्वायर। तो क्या आ गया? f रूट 3। अब क्या करो, इस f की वैल्यू को यहाँ से इस जगह से मैं f की वैल्यू को
सब्सटीट्यूट कर लेती हूँ इस जगह से। तो हम क्या लिख सकते हैं फर्दर, क्या लिख सकते हैं, f की जगह पे 2k स्क्वायर बाई एल स्क्वायर और साथ में एक √3 भी तो है, तो यही तुम्हारी आ गई एफ नेट की वैल्यू। ठीक है, ये हमारा मैग्नीट्यूड आ गया। ठीक है, तो जो आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में आपने ये सॉल्व कर लिया। लेकिन अगर आपको अभी इसकी, बिकॉज आपको देखो चार्ज दिया हुआ है और साथ में आपको पूरी डायरेक्शन, आपको चार्ज पता है और आपको पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो आप इस फोर्स को ना जो एफ नेट है ना उसकी वेक्टर फॉर्म भी लिख सकते हो। अगर मैं एक काम कर लूँ, ठीक है, अगर आपको यहाँ तक जानना है तो आप स्किप कर सकते हो इस पार्ट को, लेकिन जिन बच्चों को जानना है कि हाउ कैन वी फाइंड द वेक्टर फॉर्म ऑफ द नेट फोर्स अप्लाइड ऑन क्यू, तो आप इसके लिए क्या करो ना, आप दो डायरेक्शन ले लो। आप इस डायरेक्शन को एक्स मान लो, ठीक है, और आई कैप मान लो, और इस डायरेक्शन को आप वाई मान लो, यानी जे कैप मान लो। यूनिट वेक्टर मैंने लिया है आई कैप एंड जे कैप। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ ना, मैं क्या करती हूँ यहाँ पे इसे, यहाँ पे दो फोर्स है ना मेरे ए पे दो फोर्स है ना, तो एक फोर्स तो तुम्हारी इस डायरेक्शन में है और दूसरी फोर्स इस डायरेक्शन में है ना। तो इसे मैंने अभी क्या माना, एफ ए सी ना, एफ ए सी को हम क्या ले लेते हैं, एफ ए सी को यहाँ पे मैंने एफ माना था और एफ ए बी को मैंने क्या माना था, 2f माना था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं ना, हम दो डायरेक्शन इसकी ले लेते हैं, एक तो ले लेते हैं हॉरिजॉन्टल वाली डायरेक्शन, दूसरी ले लेते हैं वर्टिकल वाली डायरेक्शन। ठीक है, वर्टिकल वाली डायरेक्शन, दोनों फोर्स को क्या करो ना तुम, एक बार दोनों फोर्स के कंपोनेंट ले लो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी 2f की अगर मैं वर्टिकल कंपोनेंट ले लूँ तो ये वाली आ जाएगी। पहले तो एंगल लिख लो सारी, मुझे बताओ क्या ये एंगल, अगर ये एंगल 120 है तो क्या ये एंगल, मैंने डायग्राम सही से नहीं बनाई, रुक जाओ बच्चों, डायग्राम थोड़ा ढंग से बना दो ताकि सिमेट्री दिखे। ठीक है, एक सेकेंड, ये मेरी हो गई एफ ए बी, ठीक है, और ये हो गई एफ ए सी। ठीक, ये हो गई एफ ए बी, एफ ए बी, ये एफ ए बी हो गई और ये हो गई एफ ए सी। ठीक है, अभी सही लग रहा है थोड़ा, ओके, ये मेरी पॉइंट ए है। और यहाँ पे मेरी जो दो डायरेक्शन है वो क्या है, एक ये तुम्हारी वर्टिकल डायरेक्शन हो गई और ये हो गई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। क्या करो, दोनों फोर्स की ना कंपोनेंट ले लो। ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अगर मैं इस एफ ए सी की वर्टिकल कंपोनेंट लूँ तो एक कंपोनेंट ये हो जाएगी, दूसरी कंपोनेंट ये हो जाएगी, क्या हो जाएगी। तो यहाँ पे एफ ए सी, अब पहले एंगल लिख लेते हैं। ये मुझे बताओ ये कितनी एंगल होगी, ये एंगल कितनी होगी बच्चों, क्या ये एंगल सी, ये एंगल यही वाली एंगल तो है, क्या ये 30 डिग्री नहीं हो गई, हाँ, और ये वाली एंगल जो है क्या ये 120 का हाफ नहीं हो गया, तो क्या ये 60 डिग्री नहीं हो गई, ये भी 60 डिग्री हो गया। ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, क्या ये भी 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। तो अगर मैं कंपोनेंट यहाँ लिखना शुरू करूँ तो क्या मैं लिख सकती हूँ, दिस इज एफ ए सी कॉस 60, और ये कंपोनेंट क्या हो गई, एफ ए सी कॉस, सॉरी कॉस 30 हुई ना, ये कॉस 30 हो गई, कॉस 30 हो गई, एक सेकेंड, कॉस 30, और ये हो गया तुम्हारा एफ ए सी कॉस 60। ठीक है, अच्छा एफ ए बी की अगर कंपोनेंट ले लूँ, डिफरेंट कलर यूज कर लेते हैं, एफ ए बी की कंपोनेंट ले लूँ तो एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, एफ ए बी कॉस 30, और इस डायरेक्शन की कंपोनेंट क्या हो जाएगी, एफ ए बी कॉस 60। समझ आ रही बात। अब देखो ये एफ ए सी और एफ ए बी की जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है क्या वो एक ही डायरेक्शन में है, तो जब कभी भी वेक्टर एक डायरेक्शन में होती है तो हम उनको सिंपली ऐड कर सकते हैं बिना कोई वेक्टर लॉ लगाए हुए, कोई दिक्कत नहीं है। और इनकी जो दो वर्टिकल कंपोनेंट है, एक की अपवर्ड है दूसरे की डाउनवर्ड है, समझ रहे हो, तो आप यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, एक प्लस जे में है दूसरी माइनस जे में है और ये दोनों ही माइनस आई कैप में है। तो अब देखो यहाँ पे जब कंपोनेंट ले लिया ना एक बार, तो अब डायग्राम को थोड़ा कॉम्प्लिकेशन से बचा लेते हैं, ये इसको हम इरेज कर सकते हैं आराम से इसको इरेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस वाल यानी मेन वेक्टर को आप इरेज कर दो। अब हमारे पास ये वेक्टर्स बचे, इनकी एडिशन लेनी है ना, इनकी एडिशन लेनी है। देखो
एफ नेट कैसे लिखेंगे, एफ नेट वेक्टर इक्वल्स, पहले आई कैप वाली ले लेते हैं डायरेक्शन, तो बेसिकली ये माइनस आई कैप है। एफ ए सी, एफ ए सी क्या है बच्चों, एफ ए सी है एफ, तो एफ कॉस 60 क्या हो गया, एफ बाई टू, एफ बाई टू प्लस दूसरा क्या है एफ ए बी, एफ ए बी क्या है, एफ ए बी है 2f, कॉस 60 क्या हो गया हाफ, तो अगेन ये क्या हो गया 2f बाई हाफ मीन्स एफ 2f बाई हाफ, समझ रहे हो, बाई एफ ये किस डायरेक्शन में है, माइनस आई कैप डायरेक्शन में है, प्लस प्लस एफ ए सी क्या है, एफ ए सी है तुम्हारा एफ, एफ कॉस 30 क्या हो गया, एफ कॉस 30 हो गया एफ रूट 3/2, ये प्लस जे डायरेक्शन में समझो, और माइनस जे डायरेक्शन में एफ ए बी कॉस 30, एफ ए बी क्या है 2f रूट 3/2, 2 तो कैंसिल हो गया, ये किस डायरेक्शन में है, जे कैप डायरेक्शन में है, मैंने माइनस पहले से ले लिया है, तो ये क्या हो जाएगा f बाई टू प्लस एफ मीन्स क्या हो गया ये 3f आई कैप माइनस आई कैप प्लस, यहाँ पे अगर मैं इसे ले लूँ कॉमन 2 को एलसीएम ले लूँ तो ये हो जाएगा 2√3, ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा √3 विथ माइनस जी कैप, ठीक है, और अगर मैं ठीक है विथ एफ ऑल्सो, एफ विल ऑल्सो बी देयर, तो यहाँ पे ये आ गया तुम्हारा वेक्टर फॉर्म, यहाँ पे तुम अगर f को सब्सटीट्यूट कर दो ना इस जगह पे, तो f क्या है, f है 2kq स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, ठीक है, फिलहाल मैं इसको ऐसा रहने देती हूँ, और अगर मैं f की वैल्यू आपको यहाँ लिख देना, और अगर मैं इसकी मैग्नीट्यूड एक बार चेक कर लेते हैं कि इसकी मैग्नीट्यूड सही लिखी है नहीं, तो मुझे बताओ f नेट की मैग्नीट्यूड क्या हम लिख सकते हैं 3f/2 का स्क्वायर प्लस √3f बाई 2 का स्क्वायर, रूट अंडर लिख सकते हैं क्या, तो ये क्या हो जाएगी 9f स्क्वायर बाई 4 प्लस 3f स्क्वायर बाई 4, तो क्या हो गई है 9 प्लस 3 क्या हो गई 12f स्क्वायर बाई 4, तो फाइनली क्या आ रहा है, क्या आ रहा है f√3 बच्चों, क्या आ रहा है, क्या आ रही है दोनों वैल्यू सेम, तो एक बार अगर वेक्टर फॉर्म में भी निकालना हो तो तुम इसे निकाल सकते हो। तो ये हो गया हमारा पहला फॉर्म जिसमें कि हमें नेट फोर्स निकालनी हो, तो इतना घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप पहला वाला मेथड ही फॉलो करना, ठीक है, वेक्टर सम का जो तुम्हारा फॉर्मूला होता है ना वही लगा के करना, अदरवाइज अगर वेक्टर फॉर्म में तुम्हें फोर्स चाहिए होगी तो आप क्या करोगे, कंपोनेंट ले लोगे सिंपल तरीके से, तो पहले वेक्टर फॉर्म आ गई, उसकी तुम मैग्नीट्यूड लोगे तो तुम्हारी मैग्नीट्यूड चली आएगी, ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला फॉर्म मल्टीपल फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस का। दूसरा फॉर्म होता है हमारा इक्विलिब्रियम काइंड ऑफ क्वेश्चन, दूसरा फॉर्म होता है इक्विलिब्रियम ऑफ 3 चार्जेस, of 3 point charges, point charges। अब बच्चों इस तरह के क्वेश्चन में ना जो 3 चार्ज होते हैं अगर वो इक्विलिब्रियम में हो ना तो ये तभी पॉसिबल है जब वो चार्ज कहाँ रखे हों, एक स्ट्रेट लाइन में रखे हों। देखो ये प्रीवियस वाले क्वेश्चन में ये तुम्हारे ट्रायंगल पे रखा है, और अगर ये ट्रायंगल पे है तो चार्ज की कोई सी भी वैल्यू तुम ले लोगे ना तो कभी भी कोई भी चार्ज इनमें से कोई भी चार्ज ना इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं हो सकती। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स का जीरो होना। नेट फोर्स तभी जीरो हो सकती है अगर एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, अगर दो फोर्स की बात करें तो दोनों फोर्स ऑपोजिट होनी चाहिए और इक्वल मैग्नीट्यूड की होनी चाहिए, समझ रहे हो इस बात को। तो आपके इक्वल 3 पॉइंट चार्ज इक्विलिब्रियम में तभी हो सकते हैं जब वो एक लाइन सिंगल लाइन पे रखे हों। अब बात आती है कि हम 3 पॉइंट चार्ज की इक्विलिब्रियम की बात क्यों करते हैं, हम 2 पॉइंट चार्ज की इक्विलिब्रियम की बात क्यों नहीं करते। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर 2 पॉइंट चार्ज लोगे ना अब Q1 पे जो फोर्स लगेगी ना क्या इस डायरेक्शन में लगेगी F12 ड्यू टू Q2, और Q2 पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी बच्चों F21। अगर मैं Q1 की इक्विलिब्रियम की बात करूं तो क्या Q1 पे सिर्फ एक फोर्स लग रहा है, क्या इस F12 को बैलेंस करने वाला कोई दूसरा फोर्स नहीं है, हाँ एक और फोर्स है लेकिन वो दूसरे चार्ज पे लग रहा है, तो दोनों चार्ज पे एक एक फोर्स लग रहा है। हमें फोर्स नेट फोर्स जीरो होने के लिए एटलीस्ट 2 फोर्स चाहिए होगी। तो यहाँ पे तुम सोचो कि अगर 2 चार्ज सेम पोलैरिटी की है तो या तो रिपल्सिव फोर्स लगेगी, रिपल्सिव फोर्स की वजह से दोनों चार्ज दूर भाग जाएंगे, और अगर ऑपोजिट पोलैरिटी की चार्ज है तो दोनों चार्ज क्या होंगे, पास आके कोलैप्स कर जाएंगे। तो यहाँ पे कभी भी चार्ज 2 चार्ज अगर सिस्टम में हो, 2 पॉइंट चार्ज हो तो
कभी भी 2 पॉइंट चार्ज इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकती बच्चे। तो हम किसकी बात करते हैं, हम 3 पॉइंट चार्ज के इक्विलिब्रियम की हमेशा बात करते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन जो होती है 3 पॉइंट चार्ज की इक्विलिब्रियम की, पहली बात तो ये होती है कि 3 पॉइंट चार्ज का हमेशा कहाँ होनी चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि all three charges must lie on same line। ऐसा क्यों, सोचो ऐसा क्यों? देखो 2 चार्ज तो कैसे भी रखोगे तो वो तुम्हारे कह सकते हो कि एक ही लाइन पे है, कैसे भी रख लो, एक चार्ज को कहीं भी दूसरे चार्ज को रख लोगे तो वो सेम लाइन पे ही कहलाएंगे। अब तुम सोचो कि अगर इन पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, तो इन फोर्स को बैलेंस करने के लिए हमें एक फोर्स चाहिए इस Q1 पे, Q2 पे फोर्स, Q1 पे फोर्स चाहिए एक इस डायरेक्शन में और Q2 पे फोर्स चाहिए एक इस डायरेक्शन में। भाई ये फोर्स इस लाइन पे ही लाई कब करेंगी, जब तीसरी चार्ज भी इसी लाइन पे हो, समझ रहे हो? तीसरी चार्ज भी इसी लाइन पे होगी तभी उसकी वजह से जो फोर्स होगी ना, फोर्स की डायरेक्शन इसी लाइन पे होगी, समझ रहे हो? तो इसलिए आपकी पहली बात तो ये है कि ऑल 3 चार्जेस मस्ट लाई ऑन सेम लाइन। और दूसरी बात है कि तीनों चार्ज की ना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और पोलैरिटी सेम नहीं होनी चाहिए। लिख लो, ऑल थ्री चार्जेस must not have same magnitude। दो की हो सकती है पर तीनों की सेम नहीं होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड एंड साइन, समझ रहे हो? यानी तीनों की साइन पॉजिटिव नहीं होनी चाहिए, या तीनों की मैग्नीट्यूड सेम नहीं, दो की हो सकती है सेम पर तीन की सेम नहीं हो सकती। तो ये आपने अभी समझा। अच्छा, इस पे भी मैं एक क्वेश्चन से समझा दूं, 2019 में भी 19 में इस पे एक क्वेश्चन आया है और इसकी अगर डिटेल्ड आपको स्टडी करनी है, डिटेल्ड में अगर समझना है, क्योंकि ढेर सारे कंडीशंस मैंने इसके बताए ऑलरेडी, मैंने इस पे एक वीडियो बनाया था इक्विलिब्रियम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस पे, मैं उसके लिंक डाल दूंगी इस वीडियो के नीचे, तो आप उस पर जाके देख लेना। फिलहाल हमारे मैंने इस पर्टिकुलर क्लास के लिए मैंने एक क्वेश्चन ऑलरेडी लिया है, 2019 CBSE से लिया हुआ क्वेश्चन है ये। देखो क्वेश्चन क्या है, टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस स्मॉल q ईच आर केप्ट 2 मीटर अपार्ट इन एयर। चलिए क्वेश्चन ड्रॉ करते चलते साथ साथ। स्मॉल q की दो चार्ज है जो 2 मीटर के डिस्टेंस पे रखी है, ठीक है, 2 मीटर के डिस्टेंस पे रखी है। हमें बताना है एयर में रखी है, ठीक है, 2 मीटर के डिस्टेंस पे कहाँ रखी है, एयर में रखी है। चलिए एक तीसरी चार्ज है कैपिटल Q की ऑफ अननोन मैग्नीट्यूड, मतलब कैपिटल Q क्या है यहाँ पे, अननोन है, ये हमें इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी हो सकती है, ठीक है। और साइन, मतलब इसके साइन और मैग्नीट्यूड का कुछ अता पता नहीं है। इज प्लेस्ड ऑन द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस सच दैट द सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, देन फाइंड दी पोजीशन एंड नेचर ऑफ Q। मतलब यहाँ पे हमें पोजीशन और नेचर भी पता करना है, मैग्नीट्यूड भी पता करना है और सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखना है। अब देखो ये है ना सेकेंड टाइप का क्वेश्चन हो गया। मैंने तुम्हें बताया था ना कि जो फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस में दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं। एक तो आपको नेट फोर्स किसी चार्ज पे निकालनी हो सकती है, चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन दी रहेगी, चार्जेस की पोजीशन दी रहेगी, मैग्नीट्यूड दिया रहेगा, ठीक है। तो इस तरह की क्वेश्चन हमने किए अभी ट्रायंगल पे चार्जेस रख के। और सेकेंड टाइप होता है इक्विलिब्रियम टाइप, वहाँ पे हमारे पास दो चार्ज हो सकता है दिया रहे और हमें थर्ड चार्ज की पोजीशन निकालनी हो सकती है, उसकी उस चार्ज की मैग्नीट्यूड विद साइन कितनी है निकालनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सिस्टम को इक्विलिब्रियम में यानी एफ नेट 0 रखना होगा। तो ये जो अभी मैं बता रही हूँ ये क्या है, सेकेंड टाइप की क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। तो सेकेंड टाइप की क्वेश्चन, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, सिस्टम को इक्विलिब्रियम में मान के चलना है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ना हमें एक बात दिमाग में रखनी होगी कि हमें तीन चीजें पता करनी होती है। थर्ड चार्ज की पहली बात तो पोजीशन पता करनी होती है, ठीक है। सेकेंड, हमें थर्ड चार्ज की साइन पता करनी होती है, यानी नेचर ऑफ चार्ज, नेचर साइन कह सकते हो सिंपली, और इसकी मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो ये तीन इसी सीक्वेंस में हम पता करेंगे, पहले पोजीशन, फिर साइन, फिर मैग्नीट्यूड।
पोजीशन के लिए हमें क्या करना होता है, थर्ड चार्ज की इक्विलिब्रियम की बात करनी होती है। तो सबसे पहले तो बिना पेन उठाए, बिना कुछ भी ड्रॉ किए आपको ये बताना होगा कि थर्ड चार्ज जो है वो कहाँ रहनी चाहिए। अगर दो चार्ज आपको दिया हुआ है, दो चार्ज की मैग्नीट्यूड विद साइन दे रखी है, तो तुम्हें ये बताना होगा बिना पेन उठाए कि थर्ड चार्ज कहाँ होगी। ठीक है, तो इस जगह पे आप देखो बच्चों, थर्ड चार्ज कहाँ हो सकती है। अगर मैं इस रीजन को यहाँ पे मैं इस पोजीशन को ए बताऊं और इस पोजीशन को बी का नाम दूं, तो और इस रीजन को ना, इसको पूरे रीजन को मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ। ठीक है, ये पहली रीजन हो गई लेफ्ट ऑफ ए पॉइंट, ये सेकेंड रीजन हो गई इन बिटवीन ए एंड बी, एंड ये हो गई थर्ड रीजन। तो मुझे बताइए ये जो कैपिटल क्यू चार्ज जो अननोन मैग्नीट्यूड की चार्ज है वो किस रीजन में रहेगी तब इक्विलिब्रियम में होगी, तुम सोचो। और इस थर्ड चार्ज की इक्विलिब्रियम ना कभी भी थर्ड चार्ज की उसके खुद की मैग्नीट्यूड या उसके खुद के साइन पर डिपेंड नहीं करता। इसलिए इवन इफ वी डोंट नो द मैग्नीट्यूड एंड द साइन ऑफ थर्ड चार्ज, वी कैन टेल यू, वी कैन से द पोजीशन ऑफ दैट चार्ज। एटलीस्ट आप ये तो बता सकते हो कि तीनों में से किस रीजन में होगा। मुझे बताइए लेफ्ट साइड में अगर इस कैपिटल क्यू को तुम रखोगे तो इस स्मॉल क्यू की जो ए पे रखी, क्या इसकी वजह से रिपल्सिव फोर्स लगेगा? क्या इसकी वजह से भी रिपल्सिव फोर्स लगेगा? बिकॉज सेम चार्ज है ना दोनों। इसको भी मान लो थोड़ी देर के लिए हम पॉजिटिव मान के चलते हैं। यहाँ रखोगे तो क्या यहाँ भी रिपल्सिव फोर्स लगेगा दोनों की वजह से? नहीं लगेगा। तो ये दोनों पोजीशन तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है अगर हम थर्ड चार्ज की इक्विलिब्रियम की बात करें तो, है कि नहीं? दोनों पे बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में दोनों फोर्स लग रही है। अगर यहाँ पे कहीं चार्ज को मैं रखूँ, इस जगह पे कहीं मैं थर्ड चार्ज को रखूँ, तो क्या ए की वजह से क्या इस पे रिपल्सिव फोर्स का डायरेक्शन ये होगा? क्या बी की वजह से रिपल्सिव फोर्स का डायरेक्शन ये होगा? क्या इन दोनों, अब क्या इस चार्ज की जो कि मैंने सी पोजीशन में रखा है, क्या इसकी इक्विलिब्रियम की चांसेस बनती है? बिल्कुल बनती है। इसका मतलब ये जो कैपिटल क्यू चार्ज है वो इन दो चार्ज के बीच में ही कहीं रहेगा। ठीक है, अब पोजीशन क्या है वो हमें निकालनी है। पहले तुमने ये पता कर लिया कि ये चार्ज कहाँ रहेगा, सेकेंड रीजन में रहेगा। अब हमें इसकी पोजीशन बतानी है। अब ये क्वेश्चन इजी इसलिए है क्योंकि इसमें दोनों चार्ज की मैग्नीट्यूड भी सेम है और दोनों की साइन भी सेम है। तो जब ऐसा होता है तो हमें पता है बिल्कुल मिड में चार्ज होगी तभी इक्विलिब्रियम होगा, सिंपल सी बात है। बट स्टिल आपको मैं तरीका बता दूं ताकि आपको कल होके अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें कि चार्जेस सेम नहीं होती तो वहां पे कैसे अप्रोच करोगे। ठीक है, तो पहले इनको मैं हटा दूं, इनकी जरूरत नहीं है अभी। ठीक है, चार्ज हमें पता है कहाँ होंगी, इन बिटवीन दीज टू चार्जेज होंगी। ठीक है, अब क्या करो, मान लेते हैं कि ए से इसकी डिस्टेंस कितनी है, x। तो बताइए बी से इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2 - x होगी क्या? बिकॉज 2 मीटर इज द सेपरेशन बिटवीन दीज ए एंड बी। अच्छा, अगर मैं मुझे सबसे पहले क्या करना है बच्चे, मुझे इसी सीक्वेंस में बढ़ना है। पहले हमको क्या करना है थर्ड चार्ज की पोजीशन निकालनी है एग्जैक्ट। तो मुझे इसके लिए क्या करना होगा, ए बी सी करके बना लेते हैं इसको। सबसे पहले हम चलते हैं, हमारा ए पॉइंट क्या होगा, ए पॉइंट होगा पोजीशन ऑफ कैपिटल क्यू। पहले इसे हम फाइंड करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें फॉर क्यू एट इक्विलिब्रियम हमें क्या करना होगा, इस थर्ड चार्ज की इक्विलिब्रियम की कंडीशन लिखनी होगी, यानी इस थर्ड चार्ज पे एफ नेट को 0 करना होगा। तो मुझे बताइए इस थर्ड चार्ज जो कि सी पे रखा है, क्या इस पे एक फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में, इस बी की वजह से, कि इसको नाम मैं देती हूँ एफ सी बी का। समझ रहे हो, एफ सी बी क्यों भाई, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, और इस पे ए की वजह से फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी एफ ऑन सी ड्यू टू ए। तो अगर मैं इक्विलिब्रियम होगा तो क्या एफ नेट 0 होगा? कब होगा? जब एफ सी बी इक्वल्स एफ सी ए होगा बच्चों, होगा क्या? हाँ, तो एफ सी बी की इक्वेशन लिखो, क्या लिखेंगे, के क्यू व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस सी एंड बी। डिस्टेंस क्या है बच्चे, क्या 2 - x है, तो 2 - x का क्या ये होल स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल्स एफ सी ए क्या हो जाएगा, एफ सी ए हो जाएगा के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं, बड़ा आसान हो गया, आप सब कट ही रहा है इसमें, है ना? अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू x की कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी 1 मीटर। सॉल्व करके देख लेना। तो दिस विल बी द पोजीशन, और ऑब्वियसली बात है बिकॉज दोनों चार्ज सेम है तो बिल्कुल मिडिल में जो चार्ज होगी बिल्कुल मिडिल में होगी। तो अब मैं इसी हिसाब से एक डायग्राम ड्रॉ कर लेती हूँ। क्यू है यहाँ, दिस इज ए, दिस इज बी, एंड बिल्कुल बीच में सी है हमारा, क्यू है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है बच्चे, डिस्टेंस ये है 1 मीटर। ठीक है, इसको मैं, कितनी है, 1 मीटर है। ये डिस्टेंस भी 1 मीटर है और ये डिस्टेंस भी कितनी है,
1 मीटर है। अब जबकि तुम्हें थर्ड चार्ज की पोजीशन पता लग गई है तो हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा है अब साइन पता करना। अगेन साइन पता करने के लिए तुम्हें थर्ड चार्ज की साइन पता करने के लिए तुम्हें फिर से पेन उठाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हें सिस्टम की इक्विलिब्रियम की बात करनी है। तुमने पहले क्या किया, थर्ड चार्ज की पोजीशन बताने के लिए तुमने थर्ड चार्ज की इक्विलिब्रियम की बात की, है ना। थर्ड चार्ज की इक्विलिब्रियम के लिए मैंने तुम्हें क्या बताया, थर्ड चार्ज की मैग्नीट्यूड या साइन से कोई मतलब नहीं होता। क्यों भाई? क्योंकि तुम जब इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखते हो ना तो यहाँ पे दोनों जगह क्यू क्यू होता है। देखो दोनों जगह क्यू क्यू है तो ये तो वैसे भी कैंसिल होना है ना। तो साइन अगर सेम हो या फिर साइन कुछ भी हो तो इक्वेशन के दोनों साइड तो वही चीज लिख रहे हो, कैंसिल हो ही जाएगा। तो इसके खुद की मैग्नीट्यूड या साइन से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं अगर किसी दूसरे चार्ज की इक्विलिब्रियम की बात करूं, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम ना। तो सिस्टम का मतलब हुआ मैं तीनों चार्ज की इक्विलिब्रियम की हमें बात करनी होगी ना। तो मैं इसके सी के अलावा मैं ए या बी इन दोनों में से किसी चार्ज की इक्विलिब्रियम की बाय करूं तो यहाँ पे कैपिटल क्यू का साइन मैटर करता है। तो इसका साइन अब पॉजिटिव या नेगेटिव होगा ये मुझे अब पता लगेगा। कैसे? जस्ट बाय ऑब्जर्विंग दिस सिस्टम। देखो अब हमें क्या पता करना है, साइन ऑफ क्यू बस देख के पता करना है। हम कैसे पता करेंगे, किसी भी एक चार्ज की इक्विलिब्रियम देख लेते हैं, ठीक है। फॉर स्मॉल क्यू एट ए, ठीक है, इन इक्विलिब्रियम। अगर मैं इस स्मॉल क्यू जो कि ए पे इसके इक्विलिब्रियम की बात करूं, मुझे बताओ इस स्मॉल क्यू की वजह से जो फोर्स इस पे लग रही है, क्या ये रिपल्सिव फोर्स लग रही है? क्या मैं इसको एफ ए बी का नाम दे दूं? क्या इस फोर्स को, बच्चों बताओ, इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए हमें एक फोर्स चाहिए जो इसके बिल्कुल अपोजिट में होनी चाहिए। तो इसका मतलब एक फोर्स मेरी इस डायरेक्शन में लगनी चाहिए ना। और ये फोर्स कौन लगाएगा? क्या ये सी लगाएगा? क्या ये कैपिटल क्यू लगाएगा? क्या इस फोर्स का नाम मैं एफ ए सी लिखूं? क्या ये फोर्स इस डायरेक्शन में तभी लगेगी जब ये अट्रैक्टिव फोर्स हो? तुम सोचो। तो इसका मतलब एक बात तो समझ में आ गई ना कि क्यू जो साइन होगा ना, द साइन ऑफ क्यू विल बी क्यू विल बी नेगेटिव ऑफ साइन ऑफ स्मॉल क्यू। क्योंकि स्मॉल क्यू की तो मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता ना, हो सकता है स्मॉल क्यू नेगेटिव में हो। तो बस ये लिख लो कि नेगेटिव ऑफ साइन ऑफ स्मॉल क्यू, इतनी बात आपको समझ आ जाती है। क्योंकि द फोर्स शुड बी अट्रैक्टिव, द एफएसी शुड बी अट्रैक्टिव। तो चलो साइन ऑफ क्यू भी हमें समझ आ गया। अब थर्ड हमारा स्टेप क्या होगा, मैग्नीट्यूड निकालना। चलो तो थर्ड स्टेप हमारा है मैग्नीट्यूड ऑफ कैपिटल क्यू। इसके लिए हम क्या करेंगे ना, अगेन किसी सेकेंड चार्ज की हमें इक्विलिब्रियम की बात करनी है तो हम वापस से यही काम करते हैं। यहाँ तो बस हमने ऑब्जर्व किया ना, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी इक्वेशन लिख देंगे। हमें यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी इक्वेशन लिखेंगे। क्या लिखे बच्चे? क्या हम लिखें एफ ए बी इक्वल्स एफ ए सी? लिख सकते हैं। एफ ए बी क्या हो जाएगा, एफ ए बी तो यहाँ हो गया के क्यू स्क्वायर्ड बाई व्हाट इज द डिस्टेंस, 2 मीटर ना, 2 स्क्वायर, सही लिख रही हूँ ना, 2 स्क्वायर इक्वल्स के ए सी ना, ए सी तो स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू बाई व्हाट इज द डिस्टेंस बेटा, 1 मीटर, 1 स्क्वायर। यहाँ क्या क्या कैंसिल हो रहा है, के कैंसिल हो गया, एक स्मॉल क्यू से कैंसिल हो गया और यहाँ 4 बचा। तो क्या लिख सकते हैं, स्मॉल क्यू बाई 4 इक्वल्स कैपिटल क्यू। लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारी कैपिटल क्यू की वैल्यू कितनी आ रही है, स्मॉल क्यू बाई 4 सही किया क्या कैलकुलेशन, एक बार देख लेना। तो ये तुम्हारी मैग्नीट्यूड आ गई। लेकिन द साइन ऑफ कैपिटल क्यू विल बी ऑपोजिट टू द साइन ऑफ स्मॉल क्यू, बिकॉज समझ रहे हो ना, क्यू बताया ना मैंने अभी। तो यहाँ पे जो एग्जैक्ट वैल्यू क्यू की होगी वो क्या होगी, नेगेटिव ऑफ। तो ये तुम्हारा आंसर आता है, ये दोनों ही तुम्हारा आंसर है इस क्वेश्चन का। सीक्वेंस समझ में आया? और जैसे कि मैंने कहा कि अगर तुम्हें इक्विलिब्रियम ऑफ 3 चार्जेस की पढ़ाई करनी है, अच्छे से बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तो इस पे मैं आप डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक चेक कर दो, हो सकता है तो मैं कहीं आई बटन पे इसकी तुम्हारी डिटेल्स दे दूँ, ठीक है। तो ये हो गई हमारी इक्विलिब्रियम ऑफ 3 चार्जेस पे बेस्ड एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक हमारी है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ तक अच्छे से पढ़ाई कर लो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पढ़ाई करते रहो, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।